हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.126 जिसमें वो हमें कहता है कि कैलकुलेट आई नॉट फ्रॉम दिस सर्किट। ठीक है जी, ये एक हमें सर्किट दिया गया जिसमें हमने आई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम असल में केसीएल का इस्तेमाल करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ का, जो मतलब कि टोटली नोडल एनालिसिस के तरीके से मिलता जुलता होगा, जो आपको तीसरे चैप्टर में सिखाया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे उसका बेसिक समझ जाओगे क्या होता है। देखें, सबसे पहला हमारा काम होता है बच्चों नोड को आइडेंटिफाई करना। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। बच्चों जहां पे दो चीजों की वायर अटैच हो ना, उसको कहते हैं बाइनरी नोड। जहां पे तीन चीजों की वायर अटैच हो उसे कहते हैं हायर नोड। जहां पे तीन से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो उसे हमेशा सरफेस नोड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये ऊपर की जो पूरी सतह बच्चों, देखो यहां पे पहले ये वाली वायर अटैच है, इसकी भी वायर अटैच है इस रजिस्टर की, और उसके बाद इस करंट सोर्स की वायर भी अटैच है और इस करंट सोर्स की वायर भी अटैच है। यानी कि इसके बीच में कोई ऐसा रजिस्टर या कोई करंट सोर्स नहीं लगा हुआ जो ऊपर हमें एक से ज्यादा नोड बनाने की मतलब के बात छेड़े। यहाँ पे सिर्फ एक नोड बन रहा है और वो पूरी सतह का नोड बन रहा है, यानी कि पूरी सरफेस का बन रहा है। और देखो तीन से ज्यादा वायर्स अटैच हैं, चार वायर्स अटैच हैं, डेट्स वो ये पूरा ऊपर एक सरफेस नोड है जहां पे हम वोल्टेज के नाम से अपना एक मतलब नोड कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा नोड 1 है, सरफेस नोड 1, यानी कि एक सरफेस नोड आ गया। ठीक है, जहां पे हम वोल्टेज मेंशन कर देते हैं V1 के नाम से। इसके हर नोड यानी कि हर पॉइंट पे V1 के नाम से वोल्टेज मेंशन है। उसके बाद बच्चों देखो, ये नीचे हमारे पास एक पूरा पॉइंट है। आपको पता केसीएल लगाना है हमने इसके ऊपर, इसको सॉल्व करने के लिए, तो लिहाजा हमें इसमें एक ना एक नोड को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। अब नीचे भी बच्चों एक नोड बन रहा है जो कि पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि नीचे भी देखो चार चीजों की वायर अटैच है और दूसरा इसके सेंटर में कोई रेजिस्टर या कोई करंट सोर्स नहीं लगा हुआ जो एक से ज्यादा इसको नोड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अगर इसके दरमियान में कोई रेजिस्टर लगा होता फिर ये दो नोड बन सकते थे, लेकिन अभी एक बना क्योंकि ऊपर वाली सतह में कोई सेंटर में चीज नहीं लगी हुई। तो नीचे वाली सतह का भी यही हिसाब है, तो ये पूरा एक नोड बन गया, यानी कि इस पूरे सर्किट में दो सरफेस नोड है। ठीक है बच्चों, और दूसरे सरफेस नोड को हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा, यानी कि इसके हर पॉइंट पे अब 0 वोल्ट है। ठीक हो गया। और बच्चों ये बनता तो है बाइनरी नोड, लेकिन बाइनरी नोड आपने कभी कंसीडर नहीं करने अगर आपको जरूरत ना हो। वैसे जरूरत पड़ती भी नहीं है, हम बाइनरी नोड कभी भी नहीं लेते, बिकॉज उसकी वजह ये होती है वो हमारे क्वेश्चंस को मुश्किल कर देता होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो रजिस्टर की वायर आके अटैच हो रही है, यानी कि दो चीजों की वायर अटैच, जिसे हम बाइनरी नोड कहते होते हैं, लेकिन इसको कंसीडर नहीं आपने करना। ओके हो गया। अब बच्चों देखो, मुझे आई नॉट असल में कैलकुलेट करनी है, तो आई नॉट की पहले हम इक्वेशन लिख के देखते हैं, यानी कि मुझे आई नॉट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत दरकार है। देखो बच्चों, ये जो आई नॉट करंट है ये नोड 1 में से लीव करके आ रही है और नोड 2 में एंटर कर रही है। तो लिहाजा ये हमेशा हमारा, मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, जहाँ से करंट लीव करते हैं उसके वोल्टेज लिख के, उस नोड के वोल्टेज लिख के आपने आगे उसी वक्त माइनस लिख देना होता है। ये नोड 1 में से लीव करके, लिहाजा उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख दोगे। आगे जाके ये जहाँ एंटर करती है वो वाले वोल्टेज आगे लिख दिए जाएंगे। ये देखो ये कहाँ जाके एंटर कर रही है, 0 वोल्ट में, तो लिहाजा आगे आ जाएगा V1 माइनस 0, यानी कि नोड 2 में एंटर करिए जिसके वोल्टेज ही 0 है, और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आई 6 ओम। तो ये इसका फार्मूला बन गया, यानी कि V1/6। मुझे V1 वोल्टेज की वैल्यू चाहिए आई नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद भी बच्चों एक चीज अभी भी मेरे पास यहाँ पे कमी है एक चीज की, वो क्या है, वो है एक डिपेंडेंट सोर्स। यहाँ पे देखो एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया वह सर्किट में, जो Vx की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसकी इक्वेशन से पता चल रहा है। और कोई भी सर्किट में अगर डायमंड शेप का सोर्स हो ना, वो वैसे ही बता रहा होता है वो डिपेंडेंट सोर्स, आप उसकी इक्वेशन से भी समझ जाते होते हो वैसे। तो ये देखो ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब Vx कहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है, मुझे Vx की इक्वेशन बनानी होगी। तो देखो बच्चों, आपने इस पूरी वायर को लहदा उतार के देख लेना। इसकी मैंने कंसेप्चुअल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे एक सिंगल वायर में आप मतलब के वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। ठीक है, ये वायर मैं आपको बताता हूँ असल में कैसे वर्क करता है ये कंसेप्ट। अक्सर बच्चों को इसका नहीं पता होता। देखो बच्चों, ये नोड 1 ये नोड 2 ऐसे ही है ना, नोड 1 है V1, इसका ये जो ऊपर वाला वायर था 8 ओम का रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, फिर 4 ओम का लगा हुआ है, 4 ओम के क्रॉस हमने Vx वोल्टेज मेंशन किए हुए हैं, ऐसे ही है ना इस वायर के अंदर, और नीचे 0 वोल्ट है हमारे। तो देखो बच्चों, ये असल में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरह से बनाया गया। ये असल में एक वही वायर है जैसे आपको सिंपल एक सर्किट देखने को मिलता है, सिंपल जो आप देखते हो इस तरह से। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपके V1 वोल्टेज है, ठीक है, प्लस माइनस V1, और इस तरह से आगे दो रजिस्टर लगे हुए हैं। एक है अपना ये 8 ओम वाला और दूसरा है अपना 4 ओम वाला। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट है असल में, ये जो वायर आपको इतनी लंबी चौड़ी दिखाई जा रही है। और 4 ओम के क्रॉस आपने वोल्टेज कैलकुलेट करने जो कि Vx है, क्योंकि आपने Vx की इक्वेशन बनानी है ना, वो डिपेंडेंट है।
दैट्स वाई बच्चों इसके ऊपर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं इसी वायर के ऊपर। मैंने वैसे इसकी वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल इन अ सिंगल वायर, ठीक है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई हुई है बच्चों को कंसेप्चुअल वीडियोस में। यहाँ पे फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर क्वेश्चन में। देखो बच्चों, अगर मैं Vx की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा, तो लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस ऊपर आएगी। आपको पता है क्या फार्मूला होता है वोल्टेज डिवीजन रूल का, यानी कि जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, ठीक है। तो वो है 4 बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस जो सर्किट के अंदर बाकी का रेजिस्टेंस मौजूद है वो है 8, मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ। तो सप्लाई कौन सा वोल्टेज है, V1 हमारे लिए सप्लाई है, तो V1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो इसकी क्या इक्वेशन बन जाती है बच्चों, जरा गौर करो। ये आएगा 4/12, तो 4 एक बार 4 3 बार 12, यानी कि ये बन जाएगा V1/3, ठीक है। आपने इक्वेशंस बना ली, ओके हो गया। अब आप KCL लगाओ बच्चों V1 के ऊपर, यानी कि अपने नोड 1 के ऊपर अप्लाई कर दो KCL, अप्लाई KCL एट नोड 1, KCL एट नोड 1। अब बच्चों सबको पता होना चाहिए KCL होता क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। इसका मतलब बच्चों ये होता है हमने हर एक चीज़ के करंट लिखनी होती है, हर एक वायर की जितनी भी उस नोड के घेरे में आ रही होती हैं, और इसका फार्मूला होता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि एक साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो बच्चों ये चीज़ याद रखना। मैं पता क्या करता होता हूँ, मैं इस साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ इज इक्वल टू की, और इज इक्वल टू की राइट साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता होता हूँ। तो पहले मैं लिविंग करंट्स लिखने लगा हूँ। देखो हर एक वायर आएगी जो इसके घेरे में आ रही है इस नोड के, तो हर एक वायर आ रही है, देखें। अब बच्चों देखो, मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट एक अननोन वैल्यू है। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं जिस बच्चों कोई ऐसी वायर जहाँ पे एक रेजिस्टर है, यानी कि वो रेजिस्टर वाली वायर हो और उसकी आपको करंट का ना पता हो, तो आपने पता क्या करना है, जिस नोड के ऊपर आप KCL लगा रहे हो वहां से आपने करंट लीव करवा के इक्वेशन लिखना है। देखो मैं क्या करूंगा, इस नोड में से एक करंट लीव करवा दूंगा, तो क्या करेगा, ये हमने आगे बात की, जहां से करंट लीव करते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे V1 यानी कि इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिख देना होता है, ठीक है बच्चों। और ये करंट जाएगी आगे, देखो यहाँ से मूव करती हुई दूसरे नोड में एंटर करेगी, जब तक वहां तक हमें इसको मतलब कि लेके चलते जाना है, यानी उस वक्त तक हमारी करंट नहीं रुकेगी जब तक वो दूसरे नोड तक नहीं पहुंच जाती। देखो यहाँ से निकल के ये जाके 0 वोल्ट में एंटर कर जाएगी, तो आ जाएगा V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में। तो देखो ओहम्स लॉ का फार्मूला ला गया, I इज इक्वल टू V/R, ओके हो गया। उसके बाद बच्चों अब ये वाली वायर आती है, यहाँ पे भी देखो एक ऐसी वायर है जो रेजिस्टेंस वाली वायर है, मतलब कि मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता कितनी है, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से भी एक खुद से ही अपने दिमागी तौर पे यानी कि अपने ब्रेन के अंदर यहाँ से करंट लीव करवाता हूँ नोड 1 में से। आपने मेंशन नहीं करना कि हम ये करंट लीव करवा रही हैं, आप अपने ब्रेन में सारा लगा रहे हो। तो देखो मैंने अब जब यहाँ से बच्चों करंट को लीव करवाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी वक्त लिखना पड़ेगा V1 माइनस, क्योंकि ये नोड 1 में से करंट लीव हुई है, और ये आगे जाके एंटर करेगी किसमें, नोड 2 में 0 वोल्ट में। और रास्ते में से को बच्चों कितनी रेजिस्टेंसेस देखने को मिली, 2, 8 और 4, तो इन दोनों का सम बटे में आ गया 8 जमा 4। उसके बाद देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे सारी अभी लिविंग करंट्स लिख रहा हूं, ये दोनों लिविंग करंट्स थी, मैंने नोड 1 में से लिविंग करंट कराई, क्योंकि नोड 1 के ऊपर KCL लगा रहे हैं, तो नोड 1 के लिहाज से हम देखेंगे करंट कैसे लीव कर रही है, ठीक है। अब देखो आगे एक जो करंट आ रही है उसकी मुझे ऑलरेडी पता कि क्या वैल्यू है, देखो वो है 5 एम्पेयर, और वो एक एंटरिंग करंट है, हमारे नोड के अंदर एंटर कर रही है, तो उसको हम इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद देखो ये एक लिविंग करंट है, ये इस नोड में से बाहर जा रही है, ये वाली वायर बस रह गया, तो लिविंग करंट को हमने इस साइड पे लिखना, तो ये आ गया +3 Vx, ओके हो गया। हमने इक्वेशन लिख दी, सबके ऊपर KCL अप्लाई हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करो, देखो बच्चों ये देखो ये आ रहा 32 कह गया 12, ये बन रहा 12 और ये बन रहा 6। अगर मैं इसका बटा खत्म करना चाहता तो मुझे पूरी इक्वेशन को 12 से ज़रब दे देना चाहिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 12 से ज़रब देने लगूँ, देखें मल्टीप्लाइंग बाय 12, ठीक है। तो देखो फिर क्या होगा, यहाँ पे जब बच्चों 12 ज़रब खाएगा 12, तो 6 एक बार 6, 2 बार 12, ऊपर 2 ज़रब हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 2V1। यहाँ पे देखो बटे में भी 12 बन चुका होगा, और यहाँ पे भी जब 12 ज़रब खाएगा 12 एक बार 12 एक बार, यानी कि सिंपल ऊपर वाला नंबर आ जाएगा V1। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 के साथ भी 12 ज़रब होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 3 × 12 और साथ में Vx की जगह आप वो पुट कर दो जो उसकी वैल्यू थी, वो क्या थी, V1/3, वो देखें वो मैंने ऊपर से इक्वेशन ला के पुट कर दी, ठीक है। तो देखो 3 1 जार ये कैंसिल हो चुका, और इस साइड पे जब आएंगे 12 5 के साथ ज़रब खाएगा, तो 12 5 बार कितना होता है, 60, ओके हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ से अब आपने जरा सिंप्लीफाई करना है, ये देखो 3 और ये 12 V1 कितना हो गया, 3 और 12 कितना होता है, 15, तो ये आ गया 15 V1 इज इक्वल टू 60। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखो 60/15, 15 4 बार 60 होता है, तो 4 वोल्ट वैल्यू आ गई V1 की, जबकि हमें V1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें I0 की वैल्यू चाहिए। तो देखो I0 की हमने इक्वेशन रेडी करके रखी हुई थी V1/6, तो वहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है 4 आई है, और बटे में आ चुका है 6, ठीक है। मैंने V1 की वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पे, वो आ गया 4/6, तो 4/6 इसको सॉल्व करे तो आ जाता है 2/3,
अम्पेयर। और अगर आप इसको बच्चों 0.67 भी लिख सकते हो या इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो, ये आपको कैलकुलेटर बता देगा। ये बनता है 0.67 अम्पेयर। ठीक है, इसको वैसे मैं चेक कर लूँ, इतना ही बनता ना, 2/3। हाँ जी बच्चों बिल्कुल जी, ये देखें 0.666667। तो इसको आप 0 पॉइंट राउंड ऑफ करके 67 लिख सकते हो। ठीक है जी, आपका डन हो गया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।